हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद शो। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल बैंकिंग में रिकॉर्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो इसमें हम बेसिकली रिटेल बैंकिंग में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं पहले के सालों मतलब जो है एग्ज़ाम्स में, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 6-7 क्वेश्चन हैं, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन इन्वेस्ट ₹1 लाख फॉर 9 ईयर्स एट 8% पर एनम। एक व्यक्ति है जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 9 साल के लिए, 9 ईयर्स के लिए, और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है सालाना। ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट है उसके चार्ज होने का मतलब वो अप्लीकेबल अलग तरीके से है। इंटरेस्ट विल बी अप्लीकेबल एज अंडर फर्स्ट 4 ईयर्स क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी, नेक्स्ट 3 ईयर उसके बाद अगले 3 साल हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी, बाकी के जो दो साल बचते हैं, 4 3 7 2 साल जो बचते हैं उसमें ईयरली कंपाउंडिंग होगी। तो एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स हाउ मच अमाउंट विल ही गेट। तो वो व्यक्ति जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है उसको 9 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। अब अगर ये क्वेश्चन ये सारी बातें ना लिखी होती तो हम क्या करते, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n लगाते। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज़, ओके, इंटू 1 आर कितना है 8% 0.8 लेते, ⁴ 9 करते। बस इसको केवल कैलकुलेट कर लेते तो हमारा आ जाता आंसर, कोई दिक्कत नहीं थी। या फिर कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है ना। प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r1 इंटू 1 + r2, याद है ना, ये भी मैंने आपको बताया, इंटू 1 + r3। यदि हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, वो इस फार्मूले से निकालते हैं। अब अगर मान लो कि जैसे इसका केस क्या है कि पहले साल 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे साल 20% है, और तीसरे साल मान लीजिए 10%। अगर ऐसा केस दिया है तो उसको इस फार्मूले से 1 + r1 1 + r2 1 + r3, और इसी से 1 + r⁴n बना है। मैंने ये भी आपको समझाया हुआ था ना, क्योंकि अगर हम हर जगह 1 + r ही अगर कर दें तो ये क्या होगा, 1 + r 1 + r 1 + r 1 + r⁴ होगा, उसी से बना हुआ है। ओके, अब जो ये केस है, इस केस में फ्यूचर वैल्यू का जो फार्मूला बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r1⁴n1, ओके, इंटू 1 + r2⁴n2। इस तरीके से ये फार्मूला यहाँ पर काम करने वाला है। इतना ही लॉजिक है इसमें। ओके, आइए समझते हैं। मैंने आपको बताया फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू सीधे फार्मूला ये होता है। अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ईच ईयर का डिफरेंट है तो ये होता है, और अगर मान लीजिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईच ईयर का डिफरेंट है लेकिन कुछ साल तक फिक्स है, तो वहाँ पर ये पावर n1 n2 और n3 ले लेते हैं। जैसे शुरू के 4 साल तक एक जैसा है, उसके आगे 3 साल तक एक जैसा है, और उसके आगे 2 साल तक एक जैसा है, तो उस केस में ये फार्मूला हम यूज करेंगे। हर एक टर्म यहाँ पर समझ लेते हैं। पहली बात ये है, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए गिवन है। r1 क्या है, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो ये पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ देखिए, फर्स्ट 4 ईयर क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो पहले 4 साल क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 8% है पूरे साल का। देखिए 8% है पूरे साल का, डिवाइड बाई हम 4 करेंगे, क्यों, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। इट इज़ रिटन ओवर हियर कि इट इज़ क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग में 2% हो जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। आर की वैल्यू, n1 की वैल्यू कितनी होगी, कितने साल तक, 4 ईयर्स तक, तो 4n की वैल्यू हो गई 4 ईयर, लेकिन चूंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, तो n1 की वैल्यू 16 हो जाएगी। r की वैल्यू इतनी हो गई, n1 की वैल्यू 16 हो गई। इसी तरीके से अब r2 अगर हम निकालें, जो r2 है वो कितना है, देखिए 8% सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो गई। दैट मीन्स कि 8% डिवाइडेड बाई 2 4% हो गया। इसे 0.04 लिख देंगे 100 से डिवाइड करके। और n2 कितना हो जाएगा, कितने साल तक जो है हाफ ईयरली है, 3 साल तक, तो n2 इक्वल टू हम लिखेंगे तो वैसे 3 ईयर, लेकिन 3 × 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि ईच ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 6 हो जाएगा। ओके, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6, n1 की वैल्यू हो गई 16। इसी तरीके से r3 निकाल लीजिए, r3 और n3 निकाल लीजिए। r3 कितना है, अब यहाँ एनुअल कंपाउंडिंग है तो कोई दिक्कतें नहीं है, ये 2 हो गया, वो 8% हो गया। दैट मीन्स कि ये 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि जो है सालाना कंपाउंडिंग है ना, तो 0.08 हो जाएगा 100 से डिवाइड करके। और n3 कितना, 2 ईयर्स है तो 2 ही रह जाएगा, क्योंकि ईयरली कंपाउंडिंग, यहाँ कोई चेंजेस आएंगे नहीं। बस ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई, यही उठा करके इस फार्मूले में रख दीजिए और कुछ करना नहीं है। तो हमारा फार्मूला क्या बना हुआ है,
फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R1 टू द पावर N1 इंटू 1 प्लस R2 टू द पावर N2 इंटू 1 प्लस R3 टू द पावर N3। अब प्रेजेंट वैल्यू लिख लीजिए, 1 लाख रुपए है, यहाँ 1 लाख लिख दिया, इंटू 1 प्लस R1 कितना है, अभी हमने देखा था कैलकुलेट करके, हेयर इज और R1 0.02 टू दी पावर N1, ये 16 है, क्यों, क्योंकि 4 साल है और 4 चौके 16 होता है, इंटू 1 प्लस 0.04 है ना। R2 कितना है देख लीजिए, 0.04 है और ये N2 6 है आपका, तो यहाँ पावर 6 हो गई, इंटू 1 प्लस R3 कितना है, R3 हमारा 0.08 है क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग और 2 साल है, N3 हमारा 2 है। बस अब इसी को केवल कैलकुलेट करना रह गया फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 लाख लिखा हमने, इंटू अब इसको ऐड करेंगे तो 1.02 की पावर 16 इंटू 1.04 की पावर 6 इंटू 1.08 की पावर 2। बस अब केवल ये अगर पावर 16 और ये कैलकुलेट करना अगर आपको आता है तो सबसे इजी काम अब बचा हुआ है आपके पास में। देखिए पहले सिंपल वाला कर लेते हैं, 1.08 इंटू 1.08 2 टाइम्स में निकलना है तो 1.1664 हो गया, ठीक है। 1.04 अब कैलकुलेट करेंगे कि पावर 6, 1.04 इंटू 1.04, ये 2 टाइम्स हो गया, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2653, पढ़ते इसको 1.2653 है, लेकिन क्योंकि मुझे याद रखना पड़ता है इसलिए मैं ऐसे बोल देता हूँ, ओके। अब आया असली काम इसमें कि 1.02 इंटू 1.02, ये 2 टाइम्स है। अब अगर आप चाहो तो इसको 15 बार प्रेस और कर दो, 16 बार करना है तो 16 बार प्रेस कर लो, और या फिर आप इसको टुकड़े में भी बांट सकते हैं चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 1.02 की पावर पहले 4 निकाल लेते हैं, है ना। 1.02 की पावर 4 निकालेंगे क्योंकि 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 1.02 की पावर 4 पहले कैलकुलेट करिए और जो वैल्यू आए उसकी पावर फिर 4 निकाल लीजिए। तो आइए 4 निकाल लेते हैं, तो ये 2 टाइम्स है, 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.0824, 1.0824, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें 16 बार बटन नहीं प्रेस करनी है, 4 बार इधर और 4 बार उधर, 8 बार में हो जाएगा काम हमारा। 1.0824 इंटू 1.0824 मल्टीप्लाई करोगे 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये आ गया फ्रेंड्स जो है इसका 4 टाइम्स 1.3726, 1.3726। अब ये वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू निकल आई, 1 लाख से केवल मल्टीप्लाई करना रह गया, वो भी आप कर सकते हैं। ये ट्राई करते हैं, पहले 1 लाख लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाई पहले 1.3726 जो 1.02 की पावर 16 की वैल्यू है वो लिया, इंटू किया 1.2653 इंटू किया 1.1664, ठीक है। 2,02,574 रुपये 61 पैसे, 2,02,574 ऐसे ही लिख लीजिए, 574 575 लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना पैसा जो है बन करके ये तैयार होगा, 2,02,590 आ रहा है, आसपास ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है 1.02 की पावर आप 16 कैलकुलेट करो डायरेक्ट ना, तो थोड़ा डिफरेंट आता है, ऐसे करने पर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ओके। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए अगर आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा, वाकई। ये क्वेश्चन जब पहली बार आया था तो सॉल्व होने में बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था करना कैसे है ना। लेकिन अभी आपको क्लियर हो गया कि इसमें सोचना कैसे है ना, कंपाउंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, यही ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। बस यहाँ पर क्या है कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो R भी क्वार्टरली हो जाएगा, N1 भी क्वार्टरली हो जाएगा। हाफ ईयरली है तो R2 हाफ ईयरली और N2 भी हाफ ईयरली में, ये ईयरली है तो ईयरली ही दोनों रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईयर दोनों एक जैसे सिंक हो करके चलते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए इज अबाउट टू रिसीव 40,000 पर ईयर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो मिस्टर ए को 40,000 रुपये हर साल मिलेंगे, ईच ईयर मिलेगा, पर ईयर मिलेगा 5 साल तक।
कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एज्यूमिंग दैट ही कैन अर्न इंटरेस्ट रेट एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो देखो यहाँ एन्युटी शब्द का ही जिक्र कर लिया गया है। वैसे भी पर ईयर अगर 40,000 रुपये 5 साल तक मिलने हैं, यानी हर साल जो है अगले 5 साल तक ही विल गेट 40,000 रुपीज़। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ ना बिगनिंग लिखा है, बिगनिंग लिखा ही नहीं, ना एंड लिखा है, तो हम एंड ही मान कर चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की निकालनी है। ऑर्डिनरी एन्युटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना बिगनिंग लिखा ना एंड लिखा, तो हम यही मानते हैं कि एंड में ही 40,000 रुपये उसको मिलेंगे। तो A/R ब्रैकेट में 1 + R टू द पावर n, 1 + R टू द पावर n नीचे भी लिखते हैं, ब्रैकेट हम करते हैं बंद, यहाँ -1 लगाते हैं। बस ये हमारा फार्मूला तैयार है। सिर्फ वैल्यू रख दीजिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ईजीएस्ट 40,000 यहाँ लिखिए। आर कितना है, 10% पर एनम है। 10% को जब आप जो है देखिए, कहीं हाफ ईयरली वगैरह का कॉन्सेप्ट है नहीं ना क्वार्टरली का, तो फिर सीधे 10% को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट में यहाँ पर ऊपर में 1 + 0.10 की पावर n कितना है, 5 साल तक उससे मिलेगा, तो 5 - 1 अपान नीचे भी ब्रैकेट में 1 + 0.10 की पावर 5। ठीक है, 40,000 डिवाइडेड बाई 0.10 इंटू 1.10 की पावर 5 -1 अपान नीचे में भी 1.10 की पावर 5। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, 1.10 की पावर 5 की वैल्यू पता करनी, केवल इतना ही काम रहेगा। 1.10 इंटू 1.10। ठीक है, ये हो गई 2 वैल्यू, 3, 4, 5। ठीक है, 1.6105 1.6105 -1 अपान 1.6105। ठीक है, वही वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर जो है। अब अगर यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहीं कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ऊपर 40,000 लिखा हुआ है, नीचे 0.10 लिखा है, केवल कैलकुलेटर पर इसे उतार दीजिए। 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.6105 डिवाइडेड बाई 0.10 डिवाइडेड बाई 1.6105, 1,51,630 मान लीजिए इसको ना, 1,51,630 रुपये के आसपास इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल करके आ रही, जो भी पैसा इसको मिल रहा है इस व्यक्ति को। ठीक है, तो अगर उसे 40,000 रुपये हर साल मिल रहे हैं 5 साल तक, तो 5 साल में उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1,51,630 रुपये ही बनती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड जो है न्यूमेरिकल्स आपके पूछे गए हैं, डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए, एक ही एग्जाम में नहीं आया हुआ है, बट एक नंबर में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिस्टर राम परचेज अ फ्लैट इन फाइनेंशियल ईयर 2004-05 फॉर 25 लाख एंड ही सोल्ड इट इन 18-19 फॉर 50 लाख। तो 25 लाख रुपए में खरीदा था 2004 और 5 में, और 18-19 में 50 लाख रुपए में बेच दिया। व्हाट इज हिज इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फ्लैट। ठीक है, कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2004 और 5 का दिया है जब खरीदा गया था, और जब बेचा गया दोनों का दे रखा है। तो इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन की अगर बात करें, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि आपने कितने में फ्लैट परचेज किया था। जब शुरू में खरीदा था तो कितने खरीदा था, तो 25 लाख रुपए खरीदा था, इनटू अभी जो है कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है जब आप बेच रहे हैं। 2018-19 में कास्ट बेचा गया है, उस समय कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है 280, डिवाइडेड बाई जब आपने खरीदा था उस समय कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है। बस यही कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो क्या रहा है, ये बात मैंने पहले भी समझाई हुई, फिर से समझ लीजिए। जैसे क्या है कि आपने 25 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा, 50 लाख रुपए का जो है 4-5 में खरीदा और 18-19 में बेचा, तो ऐसे देखने वाले को तो यही लग रहा है ना 25 लाख रुपए का पूरा फ़ायदा हो गया है ना, दिख रहा है 25 का खरीदा 50 का बेचा तो 25 लाख का फ़ायदा हुआ। लेकिन अब इस 25 लाख पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब टैक्स देना पड़ेगा 25 लाख रुपए पे, तो पर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भले ही तुमने ये 25 लाख रुपए उस समय में खरीदा, जैसे अगर आप ध्यान करो तो पहले डीजल या पेट्रोल जो है कभी 20 रुपये लीटर हुआ करता था, आज 100 रुपये का है। तो भले ही तुमने उस समय 20 रुपये का खरीदा, लेकिन आज की डेट में यदि तुम्हें खरीदना पड़ता तो कितने रुपए लगते, ये चीज़ देख लो अपनी, है ना। जैसे उस समय आपने 25 लाख का फ्लैट खरीदा, लेकिन यदि आज के समय में महंगाई जितनी है उस हिसाब से खरीदना पड़े तो आपको कितने रुपए लगेंगे इस फ्लैट को परचेज करने के लिए। तो मान लो कि 40 लाख रुपए रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि मान लो आज की महंगाई के हिसाब से 40 लाख लगते, तो तुमने बेचा 50 लाख है, तो केवल 10 लाख रुपए पर हमें टैक्स दे दो। ओके,
केवल 10 लाख पर दो, 25 लाख पर मत दो। समझ में? इसी चीज़ के लिए ही कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन इसीलिए निकाली जाती है। इसका मतलब हम 25 क्या कर रहे हैं, हम 25 जो लाख रुपए की जो चीज़ तब खरीदी थी 113 रुपये के हिसाब से थी महंगाई, और आज 280 रुपये की है, तो कितने का पड़ेगा? जब आपने खरीदा था तो 113 रुपये किलो मान लीजिए सेब मिलता था, आज 280 रुपये किलो सेब मिल रहा है। तो 25 रुपये का जब सेब खरीदा था उस समय, तो आज कितने रुपए में वही सेब खरीदेंगे? इस तरीके का है ये केस। ठीक है, समझ में आई बात? 25 इंटू 280 जो भी आया डिवाइडेड बाई 113, ये हो गया 6194, या हम 62 मान सकते हैं। ठीक है, 62 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लैट आपने ना उस समय में 25 लाख रुपए का खरीदा था, वो फ्लैट आज अगर आपको खरीदना पड़े तो जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसके हिसाब से वो 62 लाख रुपए का पड़ेगा मौके पे। बेचा आपने कितने का? 50 लाख का। इसका मतलब आपको 12 लाख रुपए का लॉस हुआ है। अभी मैं क्या दिखा रहा था आपको? 25 लाख का खरीदा है, 50 लाख का बेचा, तो सभी कह रहे थे 25 लाख का फ़ायदा दिख रहा था, लेकिन अभी क्या दिखा? ये तो नुकसान हो गया अपने को, 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ उस हिसाब से, महंगाई के हिसाब से। क्लियर हो गई मेरी बात जो है? कास्ट इन्फ्लेशन या इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका, सिर्फ क्या बात ध्यान रखनी है, कितने का हमने बाई किया था? 25 लाख का हमने बाई किया था, इनटू अभी महंगाई कितनी है, जब मैं बेच रहा हूँ तो महंगाई कितनी है वो ऊपर रखिए, जब मैंने खरीदा था उस समय महंगाई कितनी थी वो नीचे रखिए, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए 2006 और 7 की वैल्यू भी दे देंगे, कंफ्यूज करने के लिए। उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि 2004 और 5 में अगर ख़रीदा गया था तो उस समय इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, जब हमने 18 और 19 में बेचा है तो उस समय इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है, वही पकड़िए वैल्यू। उसके अलावा जो वैल्यू दे रखी है वो केवल आपको गुमराह करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए दी गई है। ओके, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कास्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में आपने खरीदा है, इनटू कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब सेल होता है, जिस साल आपने बेचा उस समय कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था, डिवाइडेड बाई कास्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन, कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो उस समय कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना था जब आपने एक्वायर किया हुआ है, वही काम किया हुआ है। एक्वायर करते समय इंडेक्स 113 था, सेल करते समय या ट्रांसफर करते समय 280 है, और कास्ट ऑफ एक्विजिशन 25 है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, हमने यही कैलकुलेट किया, तो 61.95 या 62 लाख रुपए के आसपास में ये पड़ रहा है आपको। ओके, क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मिस्टर जेड डिपॉजिट ₹20,000 विथ अ बैंक एट 12% पर एनम, इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 40,000। तो आपने 20,000 रुपये जमा किए और ये कितने साल में 40,000 रुपये हो जाएंगे? कुछ याद आ रहा है आपको यहाँ पर ये क्या चीज़ हो रही है? रूल ऑफ 72 की कॉल आ रही है आपको, रूल ऑफ 72 अप्लाई करना है, यानी धन दूना हो रहा है। तो रूल ऑफ 72 ये कहता है कितना टाइम लगेगा वो पता करने के लिए 72 को R से डिवाइड कर दीजिए। 72 R कितना है? 12% है, 12 से डिवाइड कर दीजिए 6 साल में ये धन आपका डबल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो 20,000 रुपये अगर आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, तो 40,000 रुपये होने में 6 साल लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहानी इतनी ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत सरल है। अ कस्टमर डिपॉजिट अंडर FD स्कीम ₹50,000 इन योर बैंक एट द रेट 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। एक व्यक्ति है जो 50,000 रुपये की FD करवाता है आपके बैंक में, बैंक आपका 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और 2 साल के लिए उसने FD करवाई हुई है। ही डिजायर्स टू अवेल इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस टू क्रेडिट हिज सेविंग अकाउंट विथ योर बैंक। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि जो भी इंटरेस्ट बनता है उसको क्वार्टरली बेसिस मेरे खाते में जो है डिपॉजिट कर दिए, मेरे सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए 50,000 रुपये का लोन है, 50,000 रुपये की FD है। मान लेते हैं एक क्वार्टर में जितना भी बनता है, मैं मान लेता हूँ एक एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं कि 1,000 रुपये अगर क्वार्टर में बनता है इंटरेस्ट, हर क्वार्टर में 1,000 बनता है, तो बैंक क्या करेगा, हर क्वार्टर में 1,000 रुपये उसके खाते में डाल देगा। ठीक है, तो अगर 1,000 रुपये उसके खाते में डाल देगा ना, तो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब मैंने 50,000 रुपये जमा किए, ठीक है, बैंक क्या करता है, जैसे 50,000 रुपये हमने जमा किया 2 साल के लिए, तो अब बैंक क्या करेगा कि 1 साल बाद मान लो कि 5,000 रुपये का इंटरेस्ट बना, तो अगले साल बैंक मुझे 55,000 रुपये पे इंटरेस्ट देता है। अगर मान लीजिए 10% हो, तो अगले साल ये 10% करेगा तो 5500 रुपये मुझे इंटरेस्ट देगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं हर महीने या हर क्वार्टर में आपने इंटरेस्ट ले लिया, 50,000 रुपये जमा किया और पता चला कि जो है 3 महीने के अंदर में जो इंटरेस्ट बना वो 1,000 रुपये बना, वो आपके खाते में आ गया, तो ये जो ब्याज है वो तो बैंक के पास रहा ही नहीं, तो बैंक के पास हमेशा क्या बच रहा है? मूलधन बच रहा है।
मेरी बात यहाँ पर गौर करने वाली यही है। हर बार सिर्फ मूलधन बच रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे 3 महीना बीतता है बैंक जितना भी इंटरेस्ट जनरेट करता है वो तो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। तो बैंक के पास तो हमेशा 50,000 रुपये ही हैं, कभी उसके पास 51,000 52,000 होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हर जितना ब्याज बनता है उतना तुम ले करके अपने जो है खाते में रख लेते हो, सेविंग अकाउंट में डाल देते हो, तो मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं होता है। समझ गए? इतना ही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। इसका मतलब ये हुआ कि वो कस्टमर चाहता है कि क्वार्टरली उसके खाते में डाल दिया, बैंक उसकी रिक्वेस्ट को एग्री भी हो जाता है और हर क्वार्टर में उसके खाते में पैसा डाल देता है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच अमाउंट विल बी पेबल ऑन मेच्योरिटी डेट ऑफ एफडी। जब मेच्योर होगी एफडी, जिस दिन एफडी मेच्योर होगी उस दिन कितना पैसा बैंक को पे करना पड़ेगा। तो देखिए, जिस दिन एफडी मेच्योर होगी उस दिन 50,000 रुपये तो बैंक देगा ही देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 50,000 तो देगा ही साथ में लास्ट वाले क्वार्टर का इंटरेस्ट भी पे करेगा। थोड़ा सा लॉजिक अपने दिमाग में लड़ाइए इस बात का, केवल लास्ट वाले क्वार्टर का ही जो है वो इंटरेस्ट देगा, आखिरी के 3 महीनों का। मतलब कुल मिलाकर के ये 2 साल के लिए एफडी हुई है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए एफडी हुई है। ये 1 साल हो गया, दूसरा साल हो गया। दूसरे साल में भी क्वार्टर 1 होगा, क्वार्टर 2 होगा, क्वार्टर 3 होगा और क्वार्टर 4 होगा। तो अब क्वार्टर 1 का पेमेंट जो है जितना बना वो पहले क्वार्टर में मिल गया, दूसरे का दूसरे में मिल गया, तीसरे का तीसरे में मिल गया। तो जो फाइनल क्वार्टर 4 में जो पेमेंट होगी आखिरी वाली, उसमें 50,000 रुपये बैंक देगा और प्लस जो क्वार्टर 4 का इंटरेस्ट होगा वो देगा। बस 2 ही चीज़ें देगा, ध्यान दीजिए, सवाल इतना ही है। ओके, तो आखिरी क्वार्टर में क्वार्टर की पेमेंट कितनी हुई। अब हम ये देखेंगे कि 50,000 रुपये की 3 महीने का ब्याज कितना होगा, यही तो हमारा टारगेट हुआ। तो अगर हम 50,000 रुपये जमा करते हैं तो 3 महीने का ब्याज कितना होगा। पूरे साल का ब्याज कितना है? 6%। पूरे साल में 6% ब्याज है। तो 3 महीने में यानी एक क्वार्टर में क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1.5%। यानी कि पूरे 3 महीने में केवल 1.5% इंटरेस्ट बैंक देगा इसको। तो अगर हम 50,000 रुपये का 1.5% कैलकुलेट कर लें, 50,000 रुपये का 1.5% अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए 50,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 100, तो 750 रुपये आते हैं निकल करके। तो 750 रुपये ब्याज मिलेगा कस्टमर को। तो 50,000 रुपये जो जमा किया था मूलधन वो मिलेगा, 750 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। तो आखिरी दिन में, मतलब जब एफडी मैच्योर होगी तो बैंक कस्टमर को 50,750 रुपये देगा। बस ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। ओके, देखिए अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा दिमाग और लड़ाइए, थोड़ा सा दिमाग और लड़ाते हैं। कई तरीक़ों से इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है फ्रेंड, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए टोटल ये हो गए कितने, 2 साल। ठीक है, तो ये मान लीजिए 2 साल हैं। पहले साल में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 आएगा। दूसरे साल में भी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 आएगा। हर क्वार्टर के एंड में बैंक जो है उसके इंटरेस्ट को उसके खाते में डाल देगा। मतलब ये क्वार्टर एंड हुआ, यहाँ पर पैसा उसके खाते में आएगा। अब देखिए कुल कितना है, 50,000 रुपये आपने जमा किया है। पूरे साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6%। तो 50,000 का 6% कितना हुआ, 3,000 रुपये हुआ। 3,000 रुपये पूरे साल में मिलेगा। पूरे साल में यानी 12 महीने में आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। 12 महीने में तो 3 महीने में आपको कितना मिलेगा, बहुत बेसिक सा मैथ है। यानी कि 3,000 रुपये पूरे साल में है तो 1,500 रुपये 6 महीने मिलेंगे और उसका आधा 750 रुपये हर तीसरे महीने मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ क्वार्टर 1 के एंड में 750 रुपये, क्वार्टर 2 के एंड में 750 रुपये, क्वार्टर 3 के एंड में 750 रुपये, क्वार्टर 4 खत्म होगा तब भी 750 रुपये। अगला जो क्वार्टर आएगा अगले साल का वहाँ पर फिर 750 रुपये, अगेन क्वार्टर 2 के एंड में 750 रुपये, क्वार्टर 3 के एंड में 750 रुपये। ये इतना पैसा जो मैंने ये 750 लिखा है ये जा रहा है, ऑलरेडी कस्टमर के खाते में क्रेडिट होता जा रहा है। अब यहाँ बात आती है लास्ट वाले में, तो यहाँ पर भी तो 750 रुपये ही मिलेंगे। 750 रुपये ये मिले प्लस मेरी एफडी मैच्योर हो गई। जो मैंने यहाँ 50,000 रुपये डाले थे वो 50,000 रुपये मैंने यहाँ पर निकाल लिए। तो अगर आप 50,000 निकालोगे, 750 रुपये और लोगे तो आपको 50,750 रुपये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप ये बताइए। 50,750 रुपये आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं है। ओके, इसीलिए दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कई तरीके से हमने इस बात को समझा भी। ओके, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था देखने में, अगर आप देखो तो इतनी सारी लंबी कहानी है, लॉजिक बहुत छोटा सा है, क्वेश्चन 1 लाइन का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ कंपनी परचेज द मशीन ऑन दिस डेट एंड, मतलब इसमें बहुत सारी डेट्स दे रखी है, हम उतना नहीं पढ़ेंगे। बैंक फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का क्या कहता है कि अगर आपको डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है तो कुछ मत करिए, जो कास्ट है मशीन की उसमें से साल्वेज वैल्यू निकालिए, डिवाइडेड बाई कितने साल यूजफुल लाइफ है उससे डिवाइड कर दीजिए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। तो कास्ट में क्या होता है, अ कंपनी परचेज्ड अ मशीन ऑन दिस डेट फॉर 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए है फ्रेंड्स। ओके,
तो 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई और उसके बाद में इंस्टॉल्ड इट ऑन 31 मार्च 2019 एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेज ऑफ 5,75,000 रुपये। तो मशीन आपने 5 लाख रुपए की खरीदी और उसके इंस्टॉलेशन में भी 5,75,000 और खर्चा किया, तो आपकी मशीन की जो कॉस्ट है उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेज वगैरह सब जुड़ करके 10,75,000 रुपये बन जा रहे हैं। क्लियर हुआ? 5 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी है और 5,75,000 रुपये में उसको इंस्टॉल करवाया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको मशीन अपने मतलब वर्किंग में लाने में 10,75,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो मशीन की यूजफुल लाइफ यानी एन है वो आपका कितना है? 10 है। ये जो 10,75,000 ये सी है। उसके बाद ये भी लिखा है कि यूजफुल लाइफ 10 साल है और आफ्टर दैट उसकी साल्वेज वैल्यू 50,000 है, यानी एस की वैल्यू 50,000 है। तो देखिए हमें सब मिल गया। सी कितना है? 10,75,000। एस कितना है? साल्वेज वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाई लाइफ कितनी है? 10। तो ये वैल्यू उठा करके बस केवल रख दीजिए। तो 10,75,000 हमने लिखा, माइनस उसमें से साल्वेज वैल्यू 50,000 रुपये घटाएंगे जो कि यहाँ गिवन है, डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ 10 साल की है। तो 10,75,000 में से अगर आप 50,000 घटाओगे तो बचेगा कितना? 10,25,000। ओके, 10,25,000 डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो से एक जीरो कटेगा आपका, तो ये हो जाएगा 1,02,500। कितना हो जाएगा? 1,02,500 रुपये आपका मतलब जो है डेप्रीशिएशन हर साल लगेगा। अब यहाँ पूछ रहे हैं इफ़ कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड, जो हमने फार्मूला लगाया स्ट्रेट लाइन मेथड का ही है, द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन टू बी चार्ज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो फाइनेंशियल ईयर चाहे जो भी हो डेप्रीशिएशन हर साल इतना ही होगा। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में यही है कि अगर 1,02,500 रुपये डेप्रीशिएट हो रहा है तो इतना ही हर साल होगा, 1,02,500 हर साल होगा। फाइनेंशियल ईयर चाहे जो हो, चाहे 20-21 पूछे, 18-19 पूछे, है ना, चाहे जिस भी ईयर का 22-23 पूछ ले, 10 साल में कभी भी अगर आप डेप्रीशिएशन निकालोगे तो वो 1,02,500 रुपये ही निकल करके आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? जो है कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको बस क्या चाहिए कि मशीन जो है परचेज कितने में की गई है। पहली बात तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, सी निकालिए। मशीन की कॉस्ट हमारी निकली, हमने 5 लाख रुपए में मशीन खरीदी थी और 5,75,000 रुपये हमने इंस्टॉलेशन में लगाए, तो हमने 10,75,000 रुपये की मशीन खरीद ली। टोटल दाम जोड़ करके हमारा 10,75,000 रुपये बन गया। ओके, उसका साल्वेज वैल्यू देखिए, तो क्वेश्चन में इटसेल्फ लिखा हुआ है कि उसकी वैल्यू साल्वेज वैल्यू 50,000 रुपये हो जाएगी। वो 50,000 रुपये हमने ले लिया। उसके बाद में ये देखिए कि यूजफुल लाइफ कितनी है, n=10 हो गया। फार्मूला सिंपल है, C - n/S/n। C कितना है? 10,75,000 माइनस S कितना है? साल्वेज वैल्यू कितनी है? 5,000 है ना, 50,000 सॉरी, ये 50,000 है, ये 10,75,000 बना लीजिए इसको, डिवाइडेड बाई 10। बस अब इसको जो है जब आप 10,75,000 में से 50,000 घटाएंगे तो आपको 10,25,000 रुपये मिल जाएंगे। डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, 1,02,500 रुपये आपको टोटल बनते हैं। समझोगे कितना बन गया आपका? 1,02,500 रुपये हर साल डेप्रीशिएट होगा, तो जा कर के धीरे धीरे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, हर साल कितना डेप्रीशिएशन लगेगा? 10,02,500 का। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। ओके, डेप्रीशिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कास्ट ऑफ एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स n। तो कास्ट ऑफ एसेट 10,75,000, साल्वेज वैल्यू 50,000 की, घटाया तो 10,25,000 हो गया, और 10 से डिवाइड करने में 1,02,500 रुपये एनुअल डेप्रीशिएशन की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और आई थिंक ये जो है लास्ट क्वेश्चन भी होना चाहिए, आई बिलीव। ये आखिरी क्वेश्चन है। यू हैव सैंक्शनड ए लोन ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर AK एट 10% पर एनम पेबल इन 12 ईयर्स, कैलकुलेट द EMI। आपसे EMI पूछी जा रही, सिंपल सा सवाल है। लोन 10,000 रुपये का है, सालाना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12 साल में पेमेंट होनी है, आपको EMI कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको EMI का फार्मूला पता होना चाहिए। EMI का फार्मूला होता है प्रिंसिपल यानी जो है लोन का मूलधन इंटू R इंटू जो हम लोग वो नहीं लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, उसमें क्या करते हैं 1 + r⁴n ऊपर लिखते हैं और 1 + r⁴n नीचे लिखते हैं। फिर क्या करते थे, ऊपर में -1 लगाते थे, वही उल्टा कर दीजिए, यहाँ -1 लगा दीजिए। दिस इज योर EMI। ओके, ये एक्चुअल में कहीं अलग से नहीं आया हो, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का ही फार्मूला है, जो A था उसी को ही यहाँ रखा गया है, अगर आप देखोगे। लेकिन ये है कि कई बार EMI पूछी जाती है तो फार्मूला ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो P कितना है? 10,000 रुपये का लोन है। अब यहाँ R और N पर काम कर लेते हैं, क्योंकि P है 10,000 रुपये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। R = कितना है फ्रेंड? 10% है,
पर एनम है, लेकिन चूंकि ईएमआई हमेशा मंथली होती है तो हर चीज़ यहाँ मंथली चलेगी, ईएमआई मंथली चलेगी, नंबर ऑफ पेमेंट्स आपकी मंथली चलेगी। तो 10 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे मंथली में, तो ये हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट अब 0.8833 ये परसेंट आया हुआ है, इसको फ्रेंड्स आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, ताकि उसमें बदल जाए। तो 0.8333 0. तो ये फ्रेंड्स जो है जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.00833 इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्योंकि आर अगर 12 होता तो अभी ये 1 आ जाता है ना, तो पॉइंट आसान हो जाता, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। एन की बात करते हैं, एन कितना है 12 ईयर्स। 12 ईयर्स तो ठीक है, लेकिन कितने महीने होंगे, क्योंकि सारी बातें मंथ में हो रही हैं, तो 12 हमें 144, यानी कि एन की वैल्यू हो गई 144। अब ये सारी वैल्यू बस आप इस फार्मूले में रख दीजिए। तो EMI इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 10,000, ये मैंने 10,000 रख दिया, इंटू 0.00833, मैंने डेसिमल के 5 प्लेसेस तक ले लिया ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इंटू ऊपर में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, मैं वो बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो इसे 1.00833 लिख सकते हैं, टू दी पावर 144 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1.00833 टू दी पावर 144 -1, ठीक है। फार्मूले में हमने सीधे वैल्यू रख दी। अब इस क्वेश्चन में जो असली सवाल है वो बस केवल इतना ही रह गया, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो 144 की, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है 1.00833 की पावर 144, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, अब 144 बार प्रेस नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे 12 × 12 में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, 12 × 12 कर लेंगे, तो एक को 12 बार प्रेस करना होगा हमें, है ना। तो पहले जो है 1.00833 इंटू सेम चीज़ 1.00833, इसको ये 2 बार हो गया, 12 टाइम्स करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी वैल्यू आ रही है ना उसको यहाँ पर लिख लीजिए, 1.104669, राइट, ये हो रहा है 4669, ठीक है। अब इसकी पावर 12 निकाल लीजिए, डेसिमल के कई प्लेसेस तक ले रहे हैं, ठीक है। 1.104669 इंटू 1.104669, ठीक है, 2 बार हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हो गया 3.3021, 3.3021 मान लेता हूँ, 3.3021 लगभग यही हो जाएगा, ठीक है, 3021। तो ये वैल्यू हमारी निकल करके आ गई, इसकी, किसकी निकली, इसकी। एक बार फिर से लिख ले रहे हैं 3.3021। तो इसमें हमने ये भी समझ लिया ना, ये मैं हटा दे रहा हूँ, इसमें हमने ये भी समझ लिया ना कि पावर 144 वगैरह आ जाए, और भी इजी किया जा सकता था, थोड़े बहुत और फैक्टर करते तो और भी आसानी से निकल सकता था, पर ठीक है, अपना काम हो जा रहा है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 अगेन वही सेम चीज़ जो यहाँ थी वही लिख लिया, 0.00833 लिखा, इंटू अंश में कितना आया 3.3021 आएगा, ठीक है, वही लिख देंगे 3.3021 डिवाइडेड बाई, अब इसमें से एक माइनस भी हो जाएगा जो है उसमें से, तो 2.3021 इतना लिख दिया, ठीक है, माइनस करते हुए लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए बस केवल, 10,000 ओके इंटू 0.00833 जो आया उसको मल्टीप्लाइड बाई 3.3021 करिए, जितना आया उसको डिवाइड बाई 2.3021 करिए, ये आ गया। तो लगभग 119.48 या 120 रुपये हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 120 रुपये, ठीक है। तो EMI आपकी निकल करके 120 रुपीज़ आ जाती है, 119 पॉइंट समथिंग, है ना, 119 या 20 रुपये आपकी EMI निकल करके आ जाती है। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है फ्रेंड्स, ओके, केवल ये इतनी पावर 144 वगैरह ना होती तो और आसान पड़ता, ठीक है। तो
EMI कैलकुलेट करने का फार्मूला ध्यान रखिए, P/R ब्रैकेट में 1 + r⁴n, ऊपर भी वही नीचे भी वही, बस -1 यहाँ नीचे करना होता है। P आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, कितने का लोन दिया गया 10,000। R की वैल्यू आपको मंथली करनी होगी, ध्यान रखिएगा R की वैल्यू हमें मंथ में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाई 12 होना चाहिए। अगर 10% है तो 10 को डिवाइड बाई 12 करिए, ओके। और ध्यान रखिएगा परसेंटेज में आएगा, उसको फिर 100 से डिवाइड करके इसको जो है 0 मतलब डेसिमल में बदल लेना होता है। N भी आपका हमेशा मंथली ही रहेगा। अगर 12 ईयर इज देयर है ना, 12 साल लग रहे हैं तो 12 × 12 बराबर हमें 144 होना ही चाहिए, ओके। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 12 साल ले लोगे तो आपका गलत हो जाएगा। EMI के केस में कोई कहे या ना कहे, इंटरेस्ट मंथली लेना है और जो है आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स या जो है N की जो वैल्यू होती है वो भी मंथली ही लेनी होती है, कोई कहेगा नहीं इसमें। EMI के केस में कहीं लिखा नहीं है, देखिए यहाँ है ना, कहीं नहीं लिखा है कि जो है कैलकुलेटेड ऑन मंथली, कंपाउंडेड ऑन मंथली, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो EMI होती है उसका मतलब मंथली ही होता है, और मंथली के केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी इन मंथ एंड दिस नंबर ऑफ ईयर्स शुड आल्सो बी इन मंथ, ओके। तो ये हो गया फ्रेंड, जो है काफ़ी सारे जो है न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर रिटेल बैंकिंग के सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। होप है कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और बढ़िया क्वेश्चन है, आपको हेल्प भी करेंगे आपके प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।